नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के इस भाग में हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। अवधारणा की परिभाषा, अवधारणा की विशेषताएं और उसके उपकल्पना से संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यतः इस भाग में हम अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। अवधारणा जब किसी भी तथ्य को परिभाषित करने के लिए निर्मित की जाती है तो इसकी भी परिभाषा देना उचित होगा। उस शब्द या प्रतीक को अवधारणा कहा जाता है जो किसी भी तथ्य या घटना की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। अतः अवधारणा वास्तविक संदर्भ से उद्भूत होकर अमूर्त स्वरूप में बदल जाती है। तथ्य या घटनाएं मूर्त स्वरूप है जो समय, क्षेत्र और परिस्थिति आदि से प्रभावित है, किंतु इन तथ्यों या घटनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली अवधारणाएं समय सीमा को लांघकर एक ऐसा अमूर्त रूप धारण कर लेती है जो उस घटना या तथ्य को चाहे पुनः प्रकट नहीं करा सके किंतु उसकी चेतन एवं स्मृति को अवश्य प्रकट कराती है। उदाहरण के लिए, एक स्थान पर कुछ लोग इस प्रकार रहे कि वे साथ भोजन करें, उनका छोटा मकान एक साथ सोने बैठने के लिए हो, वे उसके निवासी कहलाए, आपस में एक दूसरे के साथ विविध प्रकार के सहयोग या विरोध के संबंध या व्यवहार करते हो। ऐसे समूह को परिवार, छोटा गांव, पड़ोस की अवधारणा से समझाया जा सकता है। दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे का इस प्रकार साथ देते हुए दिखाई दे कि एक की भावनाएं, विश्वास, क्रियाकलाप दूसरे को प्रभावित करते हो और उनके साथ मिलना हुआ हो तो इसे मित्रता की अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार से संस्कृति, समाज, वर्ग, जाति, धर्म, संपत्ति, नीति, अनीति, पाप, पुण्य आदि सभी अवधारणाओं के उदाहरण हैं। अवधारणा का हम तथ्य या घटना से भी अंतर कर सकते हैं। तथ्य या घटना वास्तविकता से परिचय कराते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो गई, यह एक तथ्य है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, यह एक तथ्य व घटना दोनों है। भारत में विविध धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं, यह तथ्य है, किंतु अवधारणा इनमें से किसी भी घटना या तथ्य का अमूर्तीकरण करके निर्मित की जाती है। जैसे भारत की आज़ादी, भारत में अनेकता में एकता, सामाजिक एकीकरण, संस्कृत शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का स्थानीय नेतृत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दलित वर्ग आदि आदि अवधारणाएं हैं। इन्हें केवल समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी प्रकार किसी गांव में, विद्यालय में, पोस्ट ऑफिस, औषधालय, पंचायत घर, टेलीफोन, तारघर, रेल, बस सेवा, उद्योग धंधे आदि खुल जाए और लोगों को इनसे लाभ मिलने लगे, उससे प्राय विकास की अवधारणा या आधुनिकीकरण की अवधारणा से स्पष्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं अवधारणा की विशेषताएं। सबसे पहले यह प्रतीक या संकेत शब्द है जिसे परिभाषित किया जाता है। इसकी व्याख्या किसी विशिष्ट अर्थ में करके उसकी अर्थ में उसके यथास्थान प्रयोग होता है। यह अमूर्त, अप्रत्यक्ष तथा वैचारिक स्तर को प्रकट करती है। अतः अवधारणा को देखा नहीं जा सकता, केवल उसके अर्थ को समझा जा सकता है। तीसरा, अवधारणा में अति संक्षिप्त शब्द या शब्द प्रतीक का प्रयोग होता है जो किसी भी भाषा का अपना हो या अन्य भाषा से लिया हुआ भी हो सकता है। इसमें गूढ़ अर्थ हमेशा छिपा रहता है। विशिष्ट संदर्भ के अर्थ को बताकर उसी अर्थ के में अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। विद्वान लोग अवधारणीकरण की प्रक्रिया से अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। जो शब्द एक सामान्य अर्थ रखता है वह अवधारणा नहीं होता, किंतु वही शब्द विशिष्ट अर्थ में परिभाषित कर दिया जाए तो अवधारणा बन जाता है। जैसे परिवार, समाज, प्रकार, व्यवस्था, क्रिया, गतिशीलता, विषमता, वर्ग आदि शब्दों का सामान्य अर्थ में प्रयोग करने पर हम इन्हें अवधारणा नहीं मानते, किंतु इन्हीं शब्दों की समाजशास्त्रीय व्याख्या पर इन्हें अवधारणाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मार्टन ने प्रकार और संरचना शब्दों का अवधारणीकरण किया, उनको विशेष संदर्भ में परिभाषित किया। उसी प्रकार पार्सन्स ने क्रिया और व्यवस्था की अवधारणाएं प्रतिपादित की। सर्वेक्षण में चर एक अवधारणा है जिसकी परिभाषा दी गई है। अवधारणाओं का प्रयोग सिद्धांत निरूपण या उपकल्पना निर्माण में भी किया जाता है। बिना अवधारणा के सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित है। अवधारणाएं संचार, संप्रेषण और व्याख्या के उचित माध्यम एवं साधन है। इनका प्रयोग सापेक्ष है। एक ही शब्द को अलग अलग विद्वान अपने अपने संदर्भों में अलग अलग परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, मानवशास्त्री कल्चर की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय संस्कृति के संदर्भ में जिस अर्थ में करते हैं, मेडिकल में डॉक्टर ब्लड कल्चर की अवधारणा में संस्कृति शब्द का भिन्न अर्थ ही करते हैं। अतः अवधारणा का आशय उसके संदर्भ के साथ परिभाषा देने के बाद ही स्पष्ट होता है। अब है अवधारणा के स्रोत। अवधारणाएं लोगों के ख्याली पुलाव या मात्र तार्किक मॉडल नहीं होती और न ये स्वप्न चिंतित होती है। ये तो वास्तविक एवं स्थूल तथा प्रत्यक्ष घटनाओं एवं तथ्यों का अमूर्तीकरण एवं प्रत्यय बनकर प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतीक शब्द होते हैं, जिनका प्रयोजन व्याख्या, विश्लेषण, वर्णन करने में इनका माध्यम बनाने का होता है। सर्वेक्षण या अनुसंधानकर्ता को अवधारणा के ज्ञान एवं संबोध के लिए उपलब्ध साहित्य पढ़ना पड़ता है, किंतु केवल उपलब्ध साहित्य पढ़ने से उचित अवधारणा का अनुभव प्राप्त करना, अर्थात जिन लोगों के सर्वेक्षण में चयन किया गया है उनसे संपर्क करके वास्तविक जानकारी लेना उतना ही आवश्यक है। अतः उपलब्ध साहित्य का अध्ययन तथा क्षत्रिय अनुभव दोनों के द्वारा अवधारणाओं की जानकारी एवं उनकी परिभाषा की जा सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ संगोष्ठी में विचार विमर्श करना, अनुभवी विद्वानों के सुझाव आमंत्रित करना, शब्दकोश, अन्य संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग करना आदि से भी अवधारणाओं की जानकारी ग्रहण की जाती है। सांस्कृतिक धरोहर में भी अवधारणा के स्रोत छिपे हैं।
जिनमें उन सांस्कृतिक चिन्हों, प्रतीकों, कलाओं, परंपराओं, उत्सवों, तीज त्योहारों, आदर्शों, मूल्य, मान्यताओं को भी अवधारणाओं के स्रोत के रूप में लिया जाता है। इन सभी के विचार एवं अनुभवों के गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं, जिन्हें उजागर करने का कार्य शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। अब है पुनर्अवधारणीकरण एवं व्यवहारिक परिभाषा। अवधारणाओं की परिभाषा स्थायी व स्थिर नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है एवं अवधारणाओं का प्रयोग भी विविध संदर्भों में घटता बढ़ता रहता है। हर वैज्ञानिक को अपने अध्ययन के संदर्भ की अवधारणाओं को स्वयं अपनी ओर से परिभाषित करना होता है। इस परिभाषा में यह संभव है कि पूर्व में दी गई परिभाषा का परिमार्जन या बदलाव किया गया हो। अवधारणा की इस प्रकार दी गई नवीन परिभाषा या किसी परिस्थिति या तथ्य के लिए पहले किसी अवधारणा का प्रयोग किया गया, किंतु उसे अस्वीकृत करके उसे किसी नवीन शब्द को परिभाषित करके उसे उस परिस्थिति के लिए अधिक उचित बताया जाता है, जो यह पुनर्अवधारणीकरण कहलाता है। पुनर्अवधारणीकरण के शब्द की हर हालत में दोबारा परिभाषा दी जाती है तथा उसका औचित्य बताया जाता है। विकास की अवधारणा को अर्थशास्त्र या भौतिक विज्ञान में आर्थिक क्षेत्र में आने वाली वृद्धि एवं भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के अर्थ में परिभाषित किया गया है, किंतु जब प्रसिद्ध समाजशास्त्री एस.सी. दुबे ने विकास की अवधारणा का प्रयोग किया तो उन्हें पुनर्परिभाषित किया और बताया कि केवल भौतिक सुख सुविधा एवं आमदनी में वृद्धि को विकास नहीं माना जा सकता। विकास तो तभी संभव है जब लोगों की जीवन पद्धति में गुणात्मक सुधार हो, उनके आदर्श उच्च स्तर के बने हुए अपने जीवन के अधिक शांत और सुखमय अनुभव करें। इस प्रकार विकास की अवधारणा का पुनर्अवधारणीकरण किया गया। अवधारणा की व्यवहारिक परिभाषा देना भी एक प्रकार का पुनर्अवधारणीकरण है, किंतु कई बार व्यवहारिक परिभाषा पहले दी गई परिभाषा ही होती है, नया शब्द एवं नई परिभाषा। उदाहरण के लिए श्रीनिवास ने कुर्ग समाज में धर्म और समाज की विविध प्रतिमानों की व्याख्या करने की नवीन अवधारणा की रचना की, जिसे उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। इसका संस्कृत या संस्कृति शब्दों के शाब्दिक अर्थ से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को व्यावहारिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया: संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न स्तर की जाति या जनजाति समूह अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च स्तरीय जातियों के समान उठाने के लिए अपने आचरण, खान पान, धंधे, पदमूलक परिवर्तन को समझने की प्रक्रिया है तथा इससे संरचनात्मक परिवर्तन फिर भी नहीं आते। इस प्रकार से हर सर्वेक्षक के अनुसंधानकर्ता अपनी ओर से इन अवधारणाओं की व्यावहारिक या काम चलाऊ परिभाषा देता है, क्योंकि एक ही अवधारणा के कई अर्थ और कई परिभाषाएं होती हैं। इसी प्रकार काम चलाऊ परिभाषा देने की परंपरा में ऑकबर्न का नाम लिया जाता है, जिन्होंने सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित किया: सांस्कृतिक विलंबन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक और मूल्य अनुस्थापनाओं की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि भौतिक एवं तकनीकी या वैज्ञानिक जगत में होने वाले परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होने से बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार समाज की अभौतिक या नैतिक व्यवस्था का भाग भौतिक एवं तकनीकी व्यवस्था से बहुत पीछे रह जाता है। अवधारणा की परिभाषा को उपकल्पना का आधार भी बनाया जाता है। थैंक यू।